हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीजीटी लैब। गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 6 के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो करेंगे। ठीक है, ये सीरीज़ हम डेटर प्लस बी टीजीटी एसएसटी के लिए कर रहे हैं, जिसमें सिलेबस वाइज जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं हम। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 6 है, उसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, भू आकृतियाँ और उनका विकास। इसके हम 50 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। जिन लोगों ने भी प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी हैं वो जाकर देखो और तुम्हें पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। मैं पूरी फिज़िकल ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे मैं वो पूरे कंप्लीट करवाऊँगी। चैप्टर वाइज हमने सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, चलो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। 11th क्लास की एनसीईआरटी है हमारी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसके क्वेश्चंस हैं, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 ये न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 6 है। पुरानी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन। अब अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट आर स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के छोटे से मध्यम भूखंडों को क्या कहते हैं? लैंडस्केप, लैंडफॉर्म, पेनीप्लेन या पेडिमेंट्स। जो हमारी भू आकृतियाँ हैं वो पृथ्वी की सतह के छोटे से मध्यम भूखंड जो हैं उनको हम भू आकृतियाँ बोलते हैं, दैट इज़ लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट चलते हैं, विच जियोग्राफिक एजेंट इज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस इन ह्यूमिड रीजन्स। ह्यूमिड रीजन्स में पूछा हुआ है कि कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं जिनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस। विंड है, ग्लेशियर है, रनिंग वाटर है और वेव्स हैं। देखो, ह्यूमिड रीजन में क्या होता है कि वो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, तो जो रनिंग वाटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट होगा, तो द आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड है, अ जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज इट्स बॉटम, वेयर एज अ कैनन इज। एक जो गोर्ज है उसका शीर्ष तथा तल लगभग समान चौड़ाई का होता है, जबकि कैनियन का क्या होता है बताओ? नैरो एट द टॉप देन बॉटम, वाइडर एट टॉप देन एट बॉटम, इक्वल इन विड्थ एट टॉप एंड बॉटम एंड वाइडर एट बॉटम देन एट द टॉप। जो हमारा जॉर्ज होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो अ कैनन इज़ वाइडर एट इट्स टॉप, वो कैनन जो है शीर्ष पर तल से अधिक चौड़ी होती है, जबकि जो जॉर्ज है वो दोनों जगह से समान होता है, एक तरह से दोनों तरीके से इक्वल होता है। अब तुम इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एनसीईआरटी में गिवन है यू का यू। ठीक है, आंसर विल बी बी, वाइडर एट टॉप देन एट बॉटम। और मुझे ये भी बताओ, जॉर्ज की और कैनन की फॉर्मेशन कौन करता है और कैसे होती है? ठीक है, अगर तुम एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ के आए हो फिर क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुम्हें बिल्कुल इजी पीजी लगेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, टर्म्स इतनी डिफिकल्ट हैं उसकी। ठीक है, कैनियंस कॉमनली फॉर्म इन विच टाइप ऑफ रॉक्स। कैनियन सामान्यतः किस प्रकार की चट्टानों में बनते हैं? हार्ड इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स या सॉफ्ट लाइमस्टोन रॉक्स। जो कैनियंस हैं वो क्षैतिज स्तरित अवसादी चट्टानों में बनते हैं, so the answer will be C, that is horizontal bedded sedimentary rocks. Okay, next question है, large and deep holes formed at the base of the waterfall due to the sheer impact of water and rotation of boulders are called। पोटहोल्स बोलेंगे इनको, प्लंज पूल बोलेंगे, सिंक होल्स बोलेंगे या स्वेलो होल्स बोलेंगे? बताओ क्या बोलेंगे? जलप्रपात के आधार पर जल के प्रत्यक्ष प्रभाव तथा बोल्डर के घुमाव से बने गहरे और बड़े गड्ढे। जब वाटर गिरता है ऐसे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जहाँ पर वाटर गिरेगा तो वहाँ पर क्या होगा ना, ऐसे गड्ढा बन जाता है और उसके बाद फिर ऐसे होता है। ठीक है, तो इसको बताओ मुझे, इसको प्लंज पूल बोलेंगे या क्या बोलेंगे? आंसर विल बी बी, प्लंज पूल्स बोलेंगे उनको। कैसे? देखो, जो हमारे पोर्ट होल्स होते हैं ना, पोर्ट होल्स कैसे बनते हैं? जब बहुत लार्ज पोर्ट होल्स बन जाते हैं ना तो वो प्लंज पूल कहलाते हैं। एक्चुअली देखो, मैं तुम्हें ठीक से समझाती हूँ। इसमें यही बताया हुआ है कि लार्ज एंड डीप होल्स, जो पोर्ट होल्स है, सबसे पहले जब वाटरफॉल आएगा, ठीक है, तो जहाँ पर सबसे पहले पानी गिरेगा तो वहाँ पर क्या होगा ना कि थोड़ा सा ऐसे होल हो जाएगा, और जब वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा पानी गिर कर विद पासिंग ऑफ टाइम तो वो प्लंज पूल हो जाता है हमारा। और ये किस में होगा? ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स में बनेंगे।
जो हमारे इरोजनल लैंड फॉर्म्स है ना, और इरोजनल लैंड फॉर्म्स बाय रनिंग वाटर, ठीक है, उसके अंदर आएंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि और कौन कौन से इरोजनल लैंड फॉर्म्स है जो रनिंग वाटर बनाता है, ठीक है। वाटरफॉल्स बनाता है, रैपिड्स बनाता है, उसके अलावा रिवर टेरेसेस भी बनाता है, मिएंडर्स बनाता है, ठीक है। रनिंग वाटर के इरोजनल लैंड फॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर टेरेसेस दैट अकर एट द सेम एलिवेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? एलिवियल टेरेसेस बोलेंगे, बेडरॉक टेरेसेस, पेयर टेरेसेस और अनपेयर टेरेसेस। देखो पेयर्ड और अनपेयर टेरेसेस की बता देती हूँ। जैसे जब नदी, जैसे यहाँ से ये नदी निकल कर जा रही है, ठीक है, तो जो इसका किनारा होता है ना, इसमें जो इसका किनारा होता है, मान लो ये ऐसे किनारा है इसका, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो टेरेसेस बना लेगी। तो वो टेरेसेस की फॉर्मेशन ऐसे होगी, मान लो ये ऐसे है, उसके बाद ये ऐसे 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 यहाँ जाएंगे, तो ये देखो ये पैरेलल टेरेसेस बना रही है, ठीक है। तो इसको हम पेयर्ड बोलेंगे, एक तरह से पेयर टेरेसेस बना रही है। लेकिन जो अनपेयर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं कि मान लो इस तरफ से तो ऐसे है, लेकिन यहाँ पे जाके ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो ये अनपेयर्ड टेरेसेस बना रही है, इसके बीच से ऐसे नदी जा रही है। ओके, समझ आया? ये पेयर्ड और अनपेयर्ड टेरेसेस हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि रिवर टेरेसेस दैट अकर एट द सेम एलिवेशन ऑन ईदर साइड ऑफ द रिवर, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल, पेयर्ड, अनपेयर्ड, बेडरॉक या एलिवियल। अगर सेम एलिवेशन बनाएंगे तो पेयर्ड ही तो होगा, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है, इन एलिवियल फैंस द स्ट्रीम दैट फ्लो ओवर फैन एंड शिफ्ट देयर पोजीशन फॉर्मिंग मैनी चैनल्स आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज, मिएंडर्स, ऑक्सबो चैनल्स। देखो सबसे पहले समझते हैं कि एल्यूवियल फैंस क्या होते हैं। जो जलोढ़ पंख हैं उनको क्या बोलते हैं? जब कोई भी मान लो रिवर है, कोई भी स्ट्रीम है, वो पहाड़ों से निकल कर आ रही है, ठीक है, वो पहाड़ों से निकल कर आ रही है, और मान लो ऐसे यहाँ पे कोई भी स्ट्रीम पहाड़ों से निकल कर आ रही है, और जब वो प्लेन एरिया में जाती है, प्लेन एरिया में जाती है, तो जितने भी डिपॉजिट्स हैं, जो जितने भी कंकर पत्थर जो भी वो अपने साथ बहा कर लेके आती है, तो वो यहाँ पर ऐसे इस शेप में क्या करती है, वो जमा कर देती है उनको। तो वो क्या बन जाती है? वो एल्यूवियल, उनको हम एल्यूवियल फैंस बोलेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे फ़ैन की शेप में बनती है, ठीक है। ऐसे फ़ैन, पंखा होता है ना वो हवा करने वाला, जिसको हम हाथ में लेते हैं, हाथ में लेकर हवा करते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ। ऐसा इस तरीके का फ़ैन का स्ट्रक्चर बना लेगी। तो इसमें पूछा हुआ है कि इन एल्यूवियल फैंस, इन फैंस में द स्ट्रीम दैट फ्लो ओवर फैंस आर शिफ्ट देयर पोजीशन अमंग मैनी चैनल्स, तो उन चैनल्स को क्या बोलेंगे? तो उन चैनल को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलेंगे, ठीक है। ट्राइब्यूटरी नहीं बोलेंगे। ट्राइब्यूटरी तो होता है कि मान लो एक नदी है, उस नदी की साइड से आके कोई दूसरी नदी उसमें मिल गई, तो उसको हम सहायक नदी बोलते हैं, इसको हम ट्राइब्यूटरी बोलते हैं। लेकिन जब एल्यूवियल फैन से जो स्ट्रीम है वो क्या होती है? वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आंसर विल बी बी, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लड प्लेन इन अ डेल्टा आर कोल्ड। जो फ्लड प्लेन है डेल्टा में, उसको क्या बोलते हैं? सीधी सी बात है भाई, डेल्टा प्लेन ही बोलेंगे, डेल्टा मैदान बोलेंगे। नेक्स्ट है, पॉइंट बार्स आर फाउंड ऑन विच साइड ऑफ मिएंडर्स। पॉइंट बार्स मिएंडर के किस साइड पर? मिएंडर ऐसे बनते हैं, ठीक है, यूँ करके मिएंडर्स बनाती है रिवर। तो पॉइंट बार किस तरफ होते हैं? इस तरफ होते हैं या इस तरफ होते हैं? बताओ किस तरफ होते हैं पॉइंट बार्स? मैं तुम्हें बना के दिखा देती हूँ। मान लो ये हमारी रिवर है, ये स्ट्रीम है, ये इस तरीके से मिएंडर बनाती हुई चलती है, ठीक है। और जब ये मिएंडर जो है, जब वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो क्या करती है? यहाँ से कटना शुरू हो जाते हैं, कट के, और ये इस शेप में यहाँ से एकदम अलग हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सबो लेक। ओके, जब ये अलग हो जाती है, जब ज़्यादा हैवी फ्लो आएगा तो क्या करेगी? तो रिवर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट उसमें कनेक्ट हो जाएगी और ये जो है यहाँ पर, ये इससे अलग हो जाएगा पार्ट। जब ये पार्ट अलग हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। इसका मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अब हम बात करते हैं मेंढर की, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, दैट इज पॉइंट बार आर फाउंड। पॉइंट बार कहाँ पर? कॉन्वेक्स बैंक पर, कॉनकेव बैंक पर, बोथ बैंक इक्वली, या स्ट्रेट सेक्शन ओनली। देखो जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव, तो इसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने जो न्यूमेरिक से याद किया वो ऐसे है, ये देखो केव है ना, केव की तरह स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये हमारा क्या है? कॉनकेव है। तो देखो हम इस वाले पार्ट को बोलेंगे पॉइंट बार, ठीक है, इसको बोलेंगे हम पॉइंट बार। लेकिन जो ये वाला पार्ट है इसका, इसको हम बोलेंगे कट ऑफ बार, कट ऑफ बैंक, सॉरी, ठीक है। ओके, समझ आई? पॉइंट बार इसको इनसाइड वाले को बोलेंगे। अब एक और बात याद रखनी है इसमें, कि जो हमारा कॉनकेव साइड है वो इरोड होके कट ऑफ हो जाता है। ये कॉनकेव साइड था हमारा, देखो दोबारा से बता देती हूँ एक बार मैं, सो दैट कि क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ये हमारी रिवर आ रही है, और इस रिवर ने ऐसे क्या बना लिया? हमारा मिएंडर बना लिया। अब ये जो कॉनकेव साइड है इसकी, ये वाली, इसको यहाँ पर है पॉइंट बार, लेकिन जो ये वाली साइड है, ये हमारी कट ऑफ बैंक बोलेंगे इसको हम, ठीक है, कट ऑफ बैंक।
अब जो कॉनकेव साइड है वो क्या करेगी, वो इरोड हो जाएगी और इरोड होकर क्या करेगी, वो कट ऑफ हो जाएगी। ओके, लेकिन जो कॉन्वेक्स साइड है, कॉन्वेक्स साइड हमारी जो है वो स्लिप ऑफ हो जाएगी, स्लिप ऑफ होकर क्या करेगी, वो डिपॉजिट हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये घूमते हुए पीछे की तरफ सरक जाती है। ठीक है, समझ आया? सो द आंसर विल बी कॉनकेव। कहाँ पर बनाते हैं बताओ? ये है हमारा पॉइंट बार आर फॉर्म्ड ऑन विच साइड ऑफ मेंडर, ऑन द कॉनकेव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्रास्ट टोपोग्राफी विच केमिकल प्रोसेस एक्ट ऑन लाइमस्टोन टू क्रिएट द लैंडफॉर्म? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस होता है, सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन होता है, कार्बोनेशन एंड एब्रेजन होता है। बताओ, जो हमारा सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन है, यही दोनों क्या हैं, ये एक्टिव प्रोसेसेस हैं क्रास्ट में, लाइमस्टोन एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं 11th। द टर्म क्रास्ट टोपोग्राफी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लाइमस्टोन रीजन ऑफ क्रास्ट लोकेटेड इन, कहाँ पर है? क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा आया हुआ है। ठीक है, बताओ आंसर। 11th का आंसर हमारा है बी, बाल्कन। बाल्कन रीजन में है ये, बाल्कन्स एडजेसेंट टू एड्रियाटिक सी। ओके, आंसर काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधा सीधा पूछा हुआ है इसलिए। अ सिंक होल विच फॉर्म व्हेन द बॉटम कोलैप्स इनटू द अंडरग्राउंड केव। सिंक होल जब जब जो हमारा बॉटम कोलैप्स हो जाता है अंडरग्राउंड केव्स में, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन सिंक, स्वेलो सिंक, स्वेलो होल, या फिर कोलैप्स सिंक, या वो वाला। तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, उसको हम कोलैप्स सिंक बोलते हैं। जब सिंक होल जो कि बॉटम पे बनता है, व्हेन कोलैप्स इनटू द अंडरग्राउंड केव, तो उसको हम कोलैप्स सिंक बोलेंगे। नेक्स्ट है, स्टेलेक्टाइट्स हैंग फ्रॉम द रूफ ऑफ लाइमस्टोन cave while stalagmites are। देखो, इसका भी मैंने न्यूमेरिक से याद किया हुआ है। जो स्टेलेक्टाइट्स होते हैं वो रूफ से हैंग होते हैं। मान लो देखो, ये हमारी अंडरग्राउंड में बना रही हूँ। ठीक है, मान लो ये ज़मीन के अंदर हमारी वाटर की वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन गए हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके से होता है ना। ठीक है, तो स्टेलेक्टाइट्स जो हैं वो हैंग होते हैं फ्रॉम द रूफ ऑफ लाइमस्टोन केव्स। ठीक है, ये हैंगिंग है। ठीक है, लेकिन जो स्टेलेग्माइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो राइज अप फ्रॉम द फ्लोर होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो, लेग से मतलब कि भाई लेग हमारी मतलब बॉटम की तरफ होती है ना, तो ये बॉटम से जाते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, इसमें LAG आ रहा है, उसको तुम ऐसे याद कर लेना। तो स्टेलेग्माइट्स कहाँ से होते हैं फिर? दैट इज़ राइज अप फ्रॉम द फ्लोर। ठीक है, फ्लोर से क्या होते हैं, राइज होते हैं, ऐसे होते हैं। ओके, समझ आ गया होगा आई होप आपको। सो द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है, व्हेन स्टेलेग्माइट्स एंड स्टेलेक्टाइट्स जॉइन टुगेदर दे फॉर्म। जब वो दोनों मिल जाते हैं, जैसे ये बनाया था हमने, जब ये और ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं बताओ? लैपीज बना लेते हैं, पिलर्स एंड कॉलम, कैरन या सिंक होल। तो 14 है, उसका आंसर हमारा हो जाएगा पिलर एंड कॉलम। एक तरह से पिलर ही तो बन गया अगर दोनों मिल जाएंगे तो। सो द आंसर विल बी बी। 15 देखते हैं, ग्लेशियर्स मूव बेसिकली बिकॉज ऑफ। ग्लेशियर्स मूव क्यों होते हैं? विंड प्रेशर की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। सो द आंसर विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ही तो ग्लेशियर मूव होंगे, और कौन सी ताकत है भाई उनको मूव कर दे। ठीक है, आंसर विल बी सी। द मोस्ट कॉमन इरोजनल लैंडफॉर्म इन ग्लेशिएटेड माउंटेन इज। मोस्ट कॉमन इरोजनल लैंडफॉर्म पूछा हुआ है, होन है, सिर्क है, या फिर आरिट है, या फिर फिजोर्ड है। कौन सा है बताओ? मोस्ट कॉमन इरोजनल लैंडफॉर्म ग्लेशियल माउंटेन्स का, जो ग्लेशियल माउंटेन्स हैं उनका इरोजनल लैंडफॉर्म है वो हमारा सर्क है। ठीक है, आंसर विल बी बी। तो मुझे बताओ कि होन किसका है फिर? इरोजनल है या डिपोजिशनल है? होन कब बनता है, इरोजनल है या डिपोजिशनल है? ये तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेक फॉर्म्ड विद इन अ सर्क आफ्टर द ग्लेशियल डिसअपियर इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सबो लेक, प्लाज, या सर्क, या टान लेक, या फिर लगून। क्या बोलेंगे इसको? अ लेक फॉर्म्ड विद इन अ सर्क आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपियर। जब ग्लेशियर डिसअपियर हो जाता है, हिमनद के गायब होने के बाद सर्क में बनी झील को क्या कहते हैं? उस झील को हम सर्क या फिर टान लेक बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ filled with sea water making up shorelines in high latitude are called, what are they called? उच्च अक्षांशों में समुद्री जल से भरे अत्यधिक गहरे हिमनद गर्त जो तटरेखा बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्क बोलते हैं, हैंगिंग वैलीज बोलते हैं, फ्योर्ड बोलते हैं, या फिर यू शेप वैलीज बोलते हैं। वेरी डीप ग्लेशियर ट्रफ की बात हुई है यहाँ पर। सो द 18 है, उसका आंसर हो जाएगा फ्योर्ड, उनको बोलेंगे। ठीक है, द आंसर विल बी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनरिजोर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रीज ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर कॉल्ड। पिघलते हिमनदों द्वारा गिराए गए असंगठित मोटे और महीन मलबे को क्या बोलते हैं? एल्यूवियल बोलेंगे, ग्लेशियल टेल बोलेंगे, आउटवॉश डिपॉजिट या फिर मोरेन्स बोलेंगे? बताओ 19 का आंसर हमारा ग्लेशियल टेल हो जाएगा। देखो जितने भी ग्लेशियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्लेशियर के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन से बनाते हैं और इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से बनाते हैं ग्लेशियर, ये दोनों तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हमारा हो जाएगा ग्लेशियर टेल। हिमनद टीले बनाती है वो। ओके, उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्मिनल मोरेन्स आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डेब्रीज डिपॉजिट एज। टर्मिनल मोरेन्स वो हैं मलबे की लंबी कटके हैं जो कहाँ पर जमा होती हैं? साइड, ग्लेशियर के साइड्स में, सेंटर ऑफ द ग्लेशियर वैली, या एंड दैट इज टो ऑफ द ग्लेशियर या टॉप ऑफ द ग्लेशियर। टर्मिनल मोरेन्स, टर्मिनल मोरेन्स देखो ऐसे, इनको टर्मिनल बोलते हैं। ये ऐसे 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 करके ना, जैसे जो भी ग्लेशियल रिवर्स होती हैं उनमें ऐसे टर्मिनल्स बनाते हैं ये। जब आप बुक में पढ़ोगे ना तो आपको दिखेंगे ये टर्मिनल्स कैसे बनते हैं। सो द 20th का आंसर हो जाएगा एंड टो ऑफ द ग्लेशियर। एंड टो पर बनाती है ये, जब यहाँ पे एंड हो जाता है ऐसे करके। तुम देखो फोटो देखोगे तो उसमें दिखाया हुआ है ग्लेशियर्स लैंडफॉर्म के बारे में, तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो अगर किसी को ये चैप्टर नहीं समझ आ रहा है ना, तो अगर मुझे अच्छे खासे इस पर व्यू आ जाते हैं या फिर और मेरे को बच्चे डिमांड करेंगे ना, तो मैं इस चैप्टर की प्रॉपर वीडियो बना दूँगी आपके लिए, सो दैट कि ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर है। देखो अगर समझा दे कोई, या फिर अगर आपने अच्छे से कहीं से पढ़ लिया है, खुद समझ आ गया है, तो बहुत ही ईजी है। लेकिन अगर तुम नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाए डिपोजिशनल को और इरोजनल लैंडफॉर्म्स को, और डिफरेंट जो उनके जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं उनके उससे भी नहीं, जैसे कि रनिंग वाटर वाला कौन सा है, ग्राउंड वाटर का कौन सा है, ग्लेशियर का, विंड का, वेव का, करंट का, अगर ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो कंफ्यूज होकर कभी ना कहीं क्वेश्चन गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ठीक लगे वीडियो, अगर समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं वीडियो भी बना दूँगी चैप्टर पर। ठीक है, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट 21 a seamless ridge formed by coarse materials settling in the valley of ice beneath a glacier is called drumlin, esker, cam या फिर outwash plain। क्या बोलेंगे बताओ? उसको हम एस्कर बोलेंगे, और एस्कर की क्या होती है? कॉन्टीन्यूस चेन होती है। ये आप लोग याद करना, दिस हैव अ कॉन्टीन्यूस चेन। और जो ड्रमलिन्स होते हैं, ड्रमलिन्स की कॉन्टीन्यूस चेन नहीं होती है। ओके, और हाँ ये इतना ही था इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम। ड्रमलिन आर अलाइन विद देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू। ये देखो मैंने बताया ना, इनकी कॉन्टीन्यूस चेन होती है, सॉरी कॉन्टीन्यूस चेन इसकी नहीं होती है। आर अलाइन विद देयर लॉन्ग एक्सिस पैरेलल, ड्रमलिन की लंबी धुरी किसके समांतर होती है? डायरेक्शन ऑफ द रियर फ्लो, डायरेक्शन ऑफ द आइस मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ द प्रीवेलिंग विंड, और कॉन्टोर लाइन्स। बताओ कौन सा है इसका आंसर? देखो इसका आंसर है डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। अब ड्रमलिन कौन बनाता है? ड्रमलिन हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं, और किसके हैं ये? ग्लेशियर के हैं। लैंडफॉर्म दैट वर मेड बाय द ग्लेशियर्स, और कौन से? डिपोजिशनल वाले, तो उनको हम बोलते हैं ड्रमलिन्स। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट की उसमें होगा ये, हिम गति की दिशा में। दस टू एंड ऑफ अ ड्रमलिन इज, क्या बोलेंगे? पॉइंटेड एंड जेंटल, ब्लंटर एंड स्टीपर फेसिंग द ग्लेशियर, आइडेंटिकल टू द टेल एंड, या फिर ऑलवेज सबमर्ज्ड। 23rd है, उसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्लंटर एंड स्टीप फेसिंग टू द ग्लेशियर। ड्रमलिन का स्टॉस सिरा होता है हिमनद की ओर मंद और अधिक तीव्र ढाल का। ठीक है, बिल्कुल यूँ का यूँ है ना, NCERT में गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन बैरियर्स बार्स एंड स्पिट फॉर्म एट द माउथ ऑफ द बे एंड ब्लॉकहेड व्हाट फीचर डेवलप्स। जब बैरियर बार और सिप्ट किसी खाड़ी के मुख पर बनकर उसे अवरुद्ध करते हैं तो कौन सी भू आकृतियाँ विकसित होती हैं? डेल्टा बनता है, लगून बनता है, बीच बनता है, या एस्चुरी बनती है? बताओ इसका आंसर आप। जब ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो उससे क्या बनती है? लगून बनती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगून से हमारा क्वेश्चन पहले आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 25th, विच एंड ऑफ द ड्रमलिन फेसेस द ग्लेशियर। कौन सा एंड ड्रमलिन का ग्लेशियर फेस करता है? टेल, स्टोस, बोथ इक्वली, और नीदर एंड। 25th का आंसर हो जाएगा हमारा स्टोस। अभी हमने इसको एक क्वेश्चन में पढ़ा है पिछले वाले में स्टोस के बारे में, तो द आंसर विल बी स्टोस। 25 क्वेश्चन हो गए हैं इसके, बाकी 25 क्वेश्चन मैं दूसरी वीडियो में बना दूंगी, सो दैट कि ये वीडियो लंबी
बाकी 25 क्वेश्चंस जो हैं वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। द TGT लैब ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट कि आपको अपडेट मिलती रहे वीडियोज़ की भी अपकमिंग, और जो भी मैं आगे अगर कोई कोर्स वगैरह या फिर कुछ भी होगा मॉक से रिलेटेड या फिर हमारा जो नोट्स हैं उनसे रिलेटेड, तो वो सारी अपडेट भी आपको वहीं पर मिलेगी। और अगर आपको डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन ग्रुप का मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। तो गाइज़ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें सो दैट कि आपको पढ़ने में ईजी रहे सब कुछ, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा पूरा यूट्यूब एक तरह से देख के ढूंढ के तब मैंने डिसाइड किया है कि मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि कोई भी ऐसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि प्रॉपर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस और किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको सब फॉलो करना है, ठीक है। पेड बैचेस में भी मेरे को इतना कुछ नहीं मिला। मैंने 1-2 पेड बैचेस भी जो टीचर्स हैं अलग अलग उनके विज़िट किए थे, तो उन्होंने भी एक बार ही वीडियो बना के और डाल दी है और उसी को बार बार देखे जा रहे हैं। लेकिन पैटर्न अब चेंज हो गया है, बच्चे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, तो यू हैव टू कम्पीट विद दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अब बीएड की है, जिनका अब सीटेट क्लियर हो रहा है और जिन्होंने अब फर्स्ट टाइम पेपर फिल किया है, उनके साथ भी। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पहले से लगे हुए हैं, तो उनकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस है पुराने एग्ज़ाम्स को देकर, ठीक है। अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो एसएससी वाले भी बीएड करके बैठे हैं, तो उन्होंने भी पेपर फिल किया ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो कंपटीशन अब बढ़ गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें हम तो टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी, कैसे क्वेश्चंस, कैसे एमसीक्यूज़ आएंगे, तो वो सारा मैं तुम्हें इसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। तो तुम्हें एक ही चैनल पर ये सब मिल जाएगा पेपर 1 के लिए भी, क्योंकि पेपर 1 के लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो डाल दी है आपकी। सारे 5 सब्जेक्ट्स की हैं, पाँचों सब्जेक्ट मैंने तुम्हें बताया है कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से सब कुछ आएगा, सब मैंने डिस्कस किया है। और फिर भी अगर आपसे खुद से नहीं स्टडी हो रही तो मैंने इसके लिए बैच भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है गाइज़। मैंने अपनी हर वीडियो में इसके बारे में बताया है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप खुद को भी एक टाइम के लिए एक गो में ट्रीट देना चाहें तो इतने पैसों में आप, इससे तो ज़्यादा ही लग जाएंगे फॉर श्योर। जितना मैंने पेपर 1 के बैच के लिए प्राइस रखा है वो बहुत ही लो है, ठीक है। ओनली 449 रुपीज़ है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। द टू डू लिस्ट मिलेगी डेली, आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कहाँ से करने हैं, सोर्सेज मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और 1-to-1 गाइडेंस भी मिलेगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई डाउट है तो आपको सारी चीज़ें मैं उसमें प्रोवाइड कर रही हूँ। और जिसको भी बैच ज्वाइन करना है मेरा, तो वो @TGT लैब ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम है, इस पर आप मुझे मैसेज कर दो सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू कनेक्ट मी। थैंक यू सो मच गाइज़। मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने नहीं किया है और जो वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।